तृतीय वर्गीय पोस्ट, खास करके पैटर्न जो है बनाया गया है बीएसएससी इंटर लेवल को ध्यान में रखकर। काफी बड़ी वैकेंसी है, इसलिए जी जान लगा दीजिए और आपकी हेल्प के लिए मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूं। इसी क्रम में मैंने क्वेश्चंस का एक सेट तैयार करने का प्रयास किया है। प्रैक्टिस सेट 1 में जैसे 10 रीजनिंग के क्वेश्चन, 10 मैथ्स के क्वेश्चन और 10 जीके जीएस के क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। इसी कड़ी में सबसे पहले मैंने रीजनिंग के कुछ प्रश्न चुने हैं, जिनमें 5 ये प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट 1 जो इसी क्रम में जो हमारा 30 क्वेश्चंस का जो टर्म है, जिसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 क्वेश्चन मैथ्स और 10 क्वेश्चन जीके जीएस का होगा, उसी क्रम में सबसे पहले मैंने रीजनिंग से कुछ प्रश्न चुने हैं। कुल 10 प्रश्न हैं, उसमें से 5 प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है और बारी बारी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला प्रश्न क्या कहता है कि एफ एम आर उसी तरह संबंधित है ई एल क्यू से। एफ एम आर संबंधित है ई एल क्यू से। अब इनमें जो संबंध है वैसा विकल्प आपको इन चारों में से चुनना है जो इनमें जो थ्योरी काम कर रही है या लॉजिक काम कर रही है, वो इनमें से किसमें काम कर रही है वो आपको ढूंढना है। काफी आसान है, लेकिन सबसे पहले इनमें इन दोनों में कौन सा थ्योरी काम कर रहा है ये मेरे को जानना, हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो पहले देखते हैं, यहां आप गौर करना, एफ है और ई है। अगर ई यहां -1 की थ्योरी काम आ रही है, एफ से एक पीछे जाएंगे तो ई होता है, एम से एक पीछे जाएंगे तो -1, एल एम, ठीक है। क्यू आर ये भी -1 का सीरीज बता रहा है, ठीक है। अब ये विकल्प हम लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ लॉजिक काम कर रहा है -1 का, यानी अगर एफ से बात करें तो एफ जो है अनुपातिक है यहाँ पर ई के, और इनमें -1 का फर्क है, यानी ई टू एफ जाते हैं तो -1, यानी एफ टू ई आते हैं तो -1। इस क्रम में पहले ऑप्शन ए पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए में पी क्यू, आप गौर करिए, पी से क्यू ये +1 है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक। जेड एक्स, एक्स वाई जेड, यहां देखिए -2 का फर्क आ गया, -2 का, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, है ना। अब आते हैं टी, पी क्यू आर एस टी, तो यहां हम लोग गौर कर रहे हैं एस टी में -1 है, ठीक है। ई एफ जी, ये देखिए ये जी है, ये जी है, तो यहां पर भी -1 का थ्योरी हमारा काम कर रहा है। Z से अगर -1 जाएंगे उल्टा तो हमको A मिलेगा, -1, यानी ये थ्योरी हमारा सही है। अगर यहां पे देखा जाए P Q R S T U, P Q R S T U, U T S, यानी ये भी थ्योरी हमारा काम नहीं कर रहा है, ये हमारा राइट आंसर है। यानी काफी आसान है, चूंकि रीजनिंग बनाएंगे तो हमको लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक इस प्रश्न में -1 का है, काफी आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें समय कम से कम लगाना है, ये प्रयास करना है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, लेकिन जब आप इसको सीख जाएं तो इसको मुंह जबानी करने का प्रयास करो, मतलब वर्बल इसको कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक। डैश के बाईं ओर दी गई संख्या, यानी ये, और डैश के दाईं ओर दी गई संख्या, यानी ये और ये और ये किसी न किसी तर्क के नियम से संबंधित है। तो 3 उसी तर्क के आधार पर हैं, इसमें समान होंगे, जो नियम इसमें लग रहा है वो इसमें लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, कम से कम 3 इसमें विकल्पों में 3 ऐसा है जो एक ही नियम पे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक वो है जो अलग है, उस अलग को हम लोगों को पहचानना है। तो आप इसमें लॉजिक ढूंढिए, पहले लॉजिक ढूंढे। अगर 144 है तो
तो हमको पता है कि 12 का स्क्वायर जो होता है, 12 का स्क्वायर जो होता है, अगर हम 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा। यहाँ लॉजिक क्या हो सकता है, 11 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पर लॉजिक क्या हो रहा है कि 11 में 1 जोड़ के हम 12 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। यहाँ 13 है, 13 में 1 जोड़ दे 14 और 14 का स्क्वायर कर दे 196 आ जाएगा, क्लियर है। और तीसरा है यहाँ 15 है, 15 को इसमें 1 अगर जोड़ते हैं तो 16 आता है, यहाँ 15 है, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और 16 का स्क्वायर जो होता है 16 इंटू 16 आपको 246 नहीं होता है, 256 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 17 है, यानी ये विकल्प जो है हमारा ये गलत है, ये तीनों में अलग है। और इसको देखिए, अगर 17 है इसमें 1 जोड़ेंगे ये 18 आएगा, 18 का आप स्क्वायर कीजिएगा 324 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा विकल्प क्या है, 15-246, क्योंकि यहाँ 256 होना चाहिए, तो ये भिन्न हो गया, हमको भिन्न को अलग करना था, बाकी तीनों सेम है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में त्रिभुज, तो सबसे पहले तो समझ लो कि एक ये है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो आपको 2 बन गया, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ऐसे लाइन खींच दूं तो फिर 2 बन गया। अब ये दोनों लाइन को हम खींच देते हैं, ठीक, 2 + 2 तो यहाँ हो गया, क्लियर है, एक बॉक्स में। तीसरा देखिए 1 2 3 4 + 4, यानी टोटल 8 बन गए, यानी कि ये तीनों कॉलम में 8 8 8, क्लियर है। यानी 24 तो कंफर्म है, दिए गए आकृति में ये 24 तो कंफर्म है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, एक आकृति ये मुझे दिखाई पड़ रही है और ये एक आकृति ये मुझे दिखाई पड़ रही है, यानी ये चूंकि ये 2 को मिलाकर हो रहा है, ये 2 को मिलाकर हो रहा है, यानी 24 + 2, ठीक है, ये तो मिल रहा है। और ठीक इसी प्रकार ये वाला देखिए, ठीक है, ध्यान से समझिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आप समझ लो कि इस आकृति में 8 8 तो बन रहा है, उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 24 ढूंढ लिया, 24 के बाद हम लोगों ने, और अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो मैंने एक आकृति बनाई है, उल्टी आकृति, ये वाली 1 और ये वाली 2, ये 2 हो गया। अच्छा, सीधी आकृति बनाई है ये, अच्छा, और ये दोनों, यानी 2 + 2 यानी टोटल 28, यानी यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमित की आयु बबली की आयु से 4 गुना है। अमित की जो आयु है बबली की आयु से 4 गुना है। बबली की आयु प्रिया की आयु से 3 गुनी, यानी
बबली की जो आयु है वो प्रिया की आयु से 3 गुना है। यदि प्रिया की वर्तमान आयु यानी अभी वो 5 वर्ष की है तो अमित की वर्तमान आयु क्या है? एकदम सिंपल सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्योंकि अमित प्रिया की वर्तमान आयु 5 वर्ष है और ये बोल रहा है कि बबली की आयु जो है प्रिया की आयु से 3 गुनी है। अब प्रिया की आयु जो है तो बबली की आयु क्या हो जाएगी? बबली की आयु पहले समझिए, प्रिया की आयु 5 वर्ष, बबली की वर्तमान आयु 5 काफी आसान है, क्योंकि प्रिया की आयु 5 वर्ष है इसलिए बबली की आयु क्या हो जाएगी? 5 गुना 3 यानी 15 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बबली की आयु प्रिया की आयु से 3 गुना, तो प्रिया की आयु 5 है और उसका 3 गुना यानी 15 वर्ष की हो गई बबली। और जो बबली की आयु जो है, अमित की जो आयु है, बबली की आयु से 4 गुना है, तो भाई अमित का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 15 वर्ष, क्योंकि बबली का आयु है तो 4 गुना निकालेंगे तो 60 वर्ष हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक विशिष्ट कोड में TRUMP को 46321 लिखा जाता है तथा GRAIN को 76598 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में GRUNT को किस प्रकार लिखा है? एकदम आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आप जो कोडिंग को ध्यान से समझिए तो G का जो मान है वो 7 है, G का मान जो है वो 7 है। अब मेरा ये हो गया। R का मान क्या है? R का मान चलिए यहाँ 6 है, R का मान जो है यहाँ 6 है। ठीक है, U का मान कितना है? तो U का मान हमारा है 3, हमारा U का मान 3 है। अच्छा, N, अब मेरे को N ढूंढना है तो N का मान जो है यहाँ मेरा 8 है, 8 है, यानी N का मान जो है यहाँ 8 है, 8 है। अब मुझे T चाहिए, तो चूंकि T का मान यहाँ पर जो है 4 है, T का मान जो है यहाँ 4 है, तो मेरा आंसर हो गया, यही है हमारा आंसर, यानी कि GRUNT को 76384 लिखा जाएगा इस कोड भाषा में। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न जो है, इस तरह के भी प्रश्न जो ये पैटर्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इनका सेट तैयार कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट और 5 क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट 5 प्रश्न जो है हमारे पास है। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि 9, 13, 22, 38, 63, 63 के बाद कौन सा अंक आएगा? तो सबसे पहले हम इस पर लॉजिक को ढूंढेंगे। क्या है लॉजिक? अगर हम यहां देखते हैं तो सबसे पहले +4 +9, यहां कितना हो गया? 22, 10, 32 और 6, 16, और यहां अगर करते हैं तो 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 25। अब यहां एक चीज आप में कॉमन है,
यानी ये जो वृद्धि हो रही है, जो यहाँ आपने देखा 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25, 25 से आगे क्या होगा, तो आप इन दोनों संख्याओं में यहाँ 13 से 22 आने में टोटल 5 संख्या की वृद्धि हो रही है, यानी 4 9 यानी 5, 16 9 यानी 7, 25 16 9, यानी कि अगली संख्या जो होनी चाहिए वो 11 होनी चाहिए, यानी कि अगली संख्या जो होनी चाहिए वो 11 होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि हम लोगों ने इसमें 25 जोड़ा, ये 16 में 9 जोड़ दिया तो मेरा आ गया 25, यानी कि 25 में 11 जोड़ेंगे, 25 में 11 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, 63 में 36 को जोड़ देना है और हमारा अगला संख्या हो जाएगा 99। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप इसमें से करके देखो, 25 16 9 25, 25 11 37, आपको इसमें से अगर घटाओगे तो 6, ठीक है, और 3 36। ठीक है, यानी कि ये 36 संख्याएं जो इसमें 36 जोड़ेंगे तो मेरा 99 आएगा। क्लियर है? फिर से एक बार समझा दो, देखिए 9 से 13 गए 4, 13 से 22 गए 9, 22 से 38 गए 16। पहले हम लोगों को ये क्लियर है, 9 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया, 25 आया, 36 आया। ठीक है, इसमें अभी तक हम लोगों को कोई ऐसा लॉजिक नहीं मिला। लॉजिक कहाँ मिल रहा है, यहाँ 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ एक रिदम लॉजिक चल रहा है, 5 7 9, यानी कि 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो हम 25 में 11 जोड़ के 36 लिया और 36 को हम किसमें 63 में जोड़ेंगे तो मेरा क्या संख्या निकल जाएगा 99। तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आप इसमें गौर करो, इंफॉर्मेशन ये शब्द है और इस शब्द से, इनमें से शब्दों का उपयोग करके फ्रॉम आराम से बनाया जा सकता है। देखिए यहीं पे दिख रहा है, ठीक है, एक्शन, एक्शन ए सी। अभी इस पूरे संख्या में सी कहीं है, इस पूरे वर्ड में कहीं भी अल्फाबेट सी जो है वो है ही नहीं, यानी कि जो नहीं बनाया जा सकता वो आपका ऑप्शन बी है। बाकी सारे आपको मोशन देखिए आपको मिल जाएगा, MOTIO, ठीक, नॉर्म्स नॉर्म, ये भी बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ये कोडिंग क्या हुआ है, यहां पर हमें निकालना है कि यहां क्या होगा। BAB, BCCD, YP वर्ड। तो प्रश्न संख्या 8 में बड़ा दिमाग खर्च करने के बाद भी कोई लॉजिक नहीं पकड़ में आ रहा है, कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए। खैर एक प्रयास करते हैं, इस तरफ से तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, इस तरफ से देखो, बी का मतलब अल्फाबेट में ये संख्या A 1 हो गया, B 2 हो गया, C 3 हो गया, इस तरह से टोटल 26 है अल्फाबेट आपके पास, टोटल 26 अल्फाबेट है। A 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B 2 को और C जो है 3 को। तो आप यहां देखो B जो है वो 2 है और C जो है 1 है, सही है, ओके, सॉरी C जो है 3 है, हाँ 3 है। अगर इनको जोड़ दिया जाए और इनका स्क्वायर कर दिया जाए, अब 25 जो है, जो y जो है वो 25 को रिप्रेजेंट करता है, यानी B 2 को, C 3 को, इन दोनों को हम 3 + 2 को अगर जोड़ दें तो 5 होता है, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 आएगा और 25 का मतलब y। क्लियर है? एक लॉजिक हम लोगों ने ढूंढा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, A
QT 5, 10, 15, 20, 25। कम से कम आपको इजोटी अगर याद रहेगा तो आप संख्याओं को आराम से ढूंढ लोगे। जैसे O के बाद आता है P, अगर O 15 है तो P क्या होगा? 16 होगा। यानी कि ये मेरा जो है लॉजिक लग गया, लॉजिक लग गया। ठीक उसी प्रकार B 2 होता है और D 4 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36। अब आप कहोगे सर टोटल 26 अल्फाबेट है, ये 36 कहां चला गया? तो 36 लाएंगे कहां से? सिंपल है ना, 26 आप इसमें से घटा दो, क्योंकि A टू Z कितना होता है? 26 होता है। तो एक राउंड आप चलेंगे तो 26 तक तो Z तक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 बचा, 10 तो A से चलोगे 10, तो 10 चलोगे तो पहुंचोगे O पे। तो यहां क्या हो जाएगा? O सॉरी 10 है आपके पास, 10 है और J मेरे को 10 रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहां 10 हो गया। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन को फिर से समझाऊं? लगता है मुझे एक बार बच्चों को फिर से समझाना पड़ेगा। चलिए एक बार समझते हैं फिर से। जो मैंने इसमें लॉजिक ढूंढा है वो काफी आसान लॉजिक है, क्योंकि बहुत सारे क्रम लगाने के बाद भी इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहा था, लेकिन काफी आसानी से सॉल्यूशन निकल गया। जैसे इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। आप अगर 26 अल्फाबेट होता है इजोटी, अगर आप याद कर लिए तो आपको ई का मतलब 5 होता है, जे पे 10 आता है, ओ पे आप देखोगे तो 15 आएगा, टी पे 20 आएगा, वाई पे 25 आएगा। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि बाकी संख्याओं को ढूंढना आसान होगा, अल्फाबेट का नंबर संख्या ढूंढना आसान हो जाएगा। तो अब चलते हैं बी। अब बी रिप्रेजेंट करता है 2 को, ए रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो अगर हम इन लोगों को जोड़ दे यानी 3 और इसको फिर स्क्वायर कर दे यानी 3 इंटू 3 यानी 9। हम लोगों ने इजोटी, ये आपको याद रख लेना है, ये समझ लेना है, ये बहुत काम आता है, ये रीजनिंग में आपको बहुत काम आएगा। हम लोग इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ अभी बी सी वाई, तो बी प्रेजेंट कर रहा है 2 को तो 2 और सी प्रेजेंट कर रहा है 3 को। इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर आपको 25 होता है और 25 जो है वाई को रिप्रेजेंट करता है, ये हमको पता चल गया। ठीक उसी प्रकार ए सी 3 यानी कि इस पे हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16 रिप्रेजेंट करता है किसको? देखो आप ओ यानी उसके बाद पी यानी पी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बी है, बी 2 है, डी 4 है और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 को 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 36 में से 26 एक राउंड तो चला गया, अब बच गया 10 ढूंढो। 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जे को, यानी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा जे। ठीक है, ये आंसर आपका जे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ भाग है और सी का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ गुना है, तो अब इस संख्या का सॉल्यूशन करें। बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। इसको हल करने के लिए जो संख्या में बोला, जो प्रश्न में बोला गया है उस चीज को आप करिए। बी को, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप देखो बी 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 का अर्थ होता है भाग, यानी आप डिवाइड कर दो 6। ए का मतलब क्या है? ए का अर्थ है -30 और सी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? जोड़ों को। सी रिप्रेजेंट कर रहा है जोड़ को, जोड़ दो। और डी रिप्रेजेंट कर रहा है गुना को। गुना कितना हो जाएगा? 4। तो अब यहां पर आप बोर्ड मास नियम से चलेंगे, बोर्ड मास नियम से चलेंगे। अच्छा, इस प्रश्न को मैं जरा स्पेस कम हो जा रहा है इसलिए इसको थोड़ा नीचे में लिख देता हूं।
जब देखते हैं इसमें हम लोग, चूंकि बोल्ट मास का नियम पहले बोलता है मेरे को इसको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 294 डिवाइड बाई 6 माइनस 30 प्लस 31 इंटू 4। ठीक है, 49 बार में एक चला गया 30 प्लस, अब यह मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बोल्ट मास का नियम में बोल्ट जब डिवाइड हो जाता है तो मास यानी मल्टीप्लाई में आएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब इन दोनों को आप पहले ऐड कर दो, 49 प्लस 124 को ऐड कर दो, तब 30 घटाना, तो 9 4 13, 4 2 6 7, 173 माइनस 30 आप घटाओगे तो 143 आपका आंसर आ जाएगा। सही है, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और यहां इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहले तो इस सीरीज को सबसे ग्रुप इनका बना लेना है। ग्रुप बना लीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ग्रुप कितने संख्याओं का होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एक ग्रुप ये बन गया, ये ग्रुप ये बन गया। ठीक है, अब इसमें गौर कीजिए, है W है, Y है, Z है, क्या नहीं है? X नहीं। चलो इसको भर दो X के साथ। क्लियर है? अब यहां सुनो, यहां क्या है? यहां पर X था, X अपनी जगह पे है, Z है, Z अपनी जगह पे है, तो क्या नहीं है? तो यहां W नहीं है और यहां Y नहीं है। क्लियर है? अगले प्रश्न में W है और Y है, कौन नहीं है? X नहीं है और Z नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आया? यानी आपका आंसर क्या होगा? X W Y X Z, X W Y X Z, 3 2 5 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट के 10 रीजनिंग के प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 10 प्रश्न जो होंगे मैथ से होंगे, अब उन पर विचार करते हैं, उनको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट राउंड की तरफ जो है मैथ्स का राउंड। 10 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ्स से रिलेटेड। तो दोस्तों जोश कम नहीं होने देना, जान लगाना है इस बार, किसी हाल में निकाल लेना है एग्जाम। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रश्नों का जो संग्रह है उसमें से अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है इसलिए एक एक दो दो तीन तीन प्रश्न करके हम लोग चलेंगे, तो सॉल्व करने के लिए मैथ्स में जगह भी चाहिए होता है। तो ठीक है, पहला प्रश्न है, एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है। ठीक है, फैक्ट्री है, उसमें 10 मशीनें खरीदी जा रही हैं। एक मशीन जो है A टाइप का है और 4 मशीन B टाइप का है और बाकी की मशीन C टाइप की है। बात समझिए, माने एक मशीन जो खरीदा जा रहा है वो A टाइप का है, A टाइप का, और 4 मशीन जो है वो B टाइप का है और जो बाकी जो मशीन है वो C टाइप की है। तो 4 1 5 यानी और बाकी के बचे कितने मशीन? 10 में से 5, तो 5 जो है वो C टाइप की मशीन है और इनका जो है लागत जो है 90,000, 40,000 और 40,000। ये आप समझिए इनका दाम, यानी प्रत्येक मशीन का ये दाम हो गया। ठीक है, इससे समझ लिया। तो इनका औसत लागत कितना होगा? ठीक है, क्योंकि पहले इसमें समझना है कुल मशीनें, कुल जो है मशीनें जो है हमारे पास वो 10 है। ठीक है, ए टाइप मशीन जो है वो है एक पीस, जिसका कीमत है 90,000 रुपए, यानी एक मशीन के साथ मिला दिया तो 90,000 की लागत होगी। चलिए
बी टाइप मशीन जो है वो टोटल कितना है? बी टाइप मशीन 40,000 का कीमत है, वो 4 है, ये 4 पीसेस है, ठीक है। और इनकी कीमत 40,000 है, तो हम 4 मशीनों का कीमत यहाँ पर 1,60,000 हो गया, ठीक है। अब बचा 40,000 रुपये जो है वो बाकी मशीन यानी सी टाइप मशीन जो है, सी टाइप मशीन कितना बचेगा? जब आपका टोटल 10 मशीन है और उसमें से 1 + 4 यानी हम 10 में से 5 मशीन घटा देंगे तो 5 मशीन बच गया, यानी 5 पीस है। अब ये 5 मशीनों का जो कीमत है हम लगाएंगे, 40,000 रुपये है सी टाइप की मशीन की कीमत, ठीक है। 5 पीस मशीन की कीमत हो जाएगी 2 लाख, यानी कारखाने में टोटल जो कॉस्ट पड़ा सारे मशीनों का जोड़कर 1 2 3 4 9 15 2 1 3 4,50,000, ठीक है। ये 4 लाख यानी कुल जो कीमत जो उसको 10 मशीनों को खरीदने के लिए खर्च करना पड़ा वो 4,50,000। औसत निकालना है, औसत लागत कितना? 10 मशीनों की औसत लागत क्या हो जाएगी? 4,50,000 टोटल हम लोगों ने खर्च किया कितने मशीन खरीदने में? 10 मशीन खरीदने में। 10 मशीनों को खरीदने में हम लोगों ने कितना पैसा खर्च किया? 4,50,000। तो यानी कि औसतन एक मशीन का कीमत जो हमारा है 45,000 है। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। पूरे प्रोसेस के साथ इसको बड़ा शॉर्ट फॉर्म में कोशिश कीजिएगा ओरली वर्बली बनाने का इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। 90 है, एक ही मशीन है, 90 है, 4 मशीन है, 4 मशीन है बी ब्लॉक की, बी टाइप की, और 40,000 है, तो 1,60,000। तो ये दोनों को जोड़ के 90 और 60 2 50 हो गया। अब 2 50 हो गया, 80 टाइप की 5 मशीनें बची, तो 5 मशीनें 40 2 लाख, यानी 4,50,000 हो गया। तो 4,50,000 हो गया और 10 मशीनें हैं तो औसत लागत 45,000, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8/7, देखिए 8/7 और 5/6 दोनों व्युत्क्रमणपाती के योग का व्युत्क्रमणापक, मतलब इसका मतलब समझो क्या होगा? व्युत्क्रमणपाती का मतलब होता है उल्टा, इसका मतलब भी यहां हो जाएगा उल्टा। यानी इन दोनों के व्युत्क्रमणपाती के योग, यानी 7/8 लिख दीजिए और इसको 6/5 लिख दीजिए। अब इनका योग निकालिए, एलसीएम 40 हो जाएगा। 7 × 8 5 जा 40 प्लस 6 × 5 8 जा 40, हम लोगों ने किया तो 35 प्लस 48/40 बराबर आ गया 8 + 13 4 3 7 83/40, ठीक है। ये तो यहां तक निकला, दोनों के उल्टे का योग, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमणपाती का योग ये तो निकल गया। अब इस योग का उल्टा, अब इसका उल्टा जब हम करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो 40/83 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कहीं दिक्कत है? पूरी तरह से समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, जरा हम लोग इसको समझ ले। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 रुपए हो जाती है। राशि क्या है? सिंपल प्रश्न है। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में
8,800 रुपए हो जाती है। तो राशि क्या है? सिंपल साधारण भाषा में बताने का प्रयास करेंगे विदाउट शॉर्टकट। माना राशि यानी कि P यानी कि मूलधन x रुपए है, इसलिए साधारण ब्याज जो होगा उसका फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू R इंटू टी बाई 100। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, P x है, R 25% है, वर्ष 4 है बाई 100। यानी साधारण ब्याज का राशि क्या हो गया? x। ए जिसको कि हम लोग मिश्र धन कहते हैं, क्या कहते हैं? मिश्र धन, इसका नाम ही है मिश्र धन। इस ये होता है P प्लस SI, यानी कहें तो मूलधन जो होता है उसमें ब्याज की साधारण ब्याज की राशि जो है जोड़ दी जाती है, ब्याज की राशि जोड़ दी जाती है, तब हम प्राप्त कर लेते हैं मिश्र धन। क्योंकि मिश्र धन 4 वर्ष में इतना हो जाती है, ये ऑलरेडी आपका दिया हुआ है ना, 8800 रुपया दिया हुआ है। और यहाँ P हम लोग चूंकि x मान चुके हैं तो x हो जाएगा, और साधारण ब्याज हम लोगों ने x याद किया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं, 2x बराबर 8800 रुपया। कोई दिक्कत? x 2x हो गया। अब यहाँ जरा सा सॉल्व करते हैं, इसलिए x बराबर 8800 रुपए बाई 2, 4400 आपका मूलधन हो गया। वह राशि मूलधन या वो जो राशि पूछा जा रहा है प्रश्न में, यही वो राशि है आपकी। ठीक है, 4400। ठीक है, मेरे हिसाब से आसानी से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हल कीजिए। b स्क्वायर x क्यूब a स्क्वायर z टू द पावर 4 इनटू b स्क्वायर x टू द पावर 4 a टू द पावर 4 z क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब b स्क्वायर और z टू द पावर 4। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, जितना भयावह दिख रहा है उतना आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, पहले आराम से लिखिए इसको। ब्रैकेट हटा देंगे हम लोग, काफी आसानी से बनेगा। देखिए यहां भी अब समझाता हूं, यहां देखिए b स्क्वायर और b स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो b टू दी पावर हो जाएगा 2 प्लस 2, दोनों एक ही हैं इसलिए। फिर x पे 3 है, x पे यहाँ 4 है, कोई बात नहीं। a पे स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, x आपका हो गया, a पे 4 स्क्वायर है और a पे 4 है, और z पे 4 है और z पे 3 है, ये भी हो गया, कोई बात नहीं। इसको बोलिए इंतजार करेगा, घात लगाए बैठा है। ओके, b टू द पावर 4 हो गया, x टू द पावर 7 हो गया, a टू द पावर 6 हो गया और z टू द पावर 7 हो गया। बाई है a टू द पावर 3, b टू द पावर 2, z टू द पावर 4। देखिए अगर नॉर्मली अगर समझने की बात करें तो हम सीधे यहां से काट सकते हैं इसको, लेकिन चलिए आपको कंफ्यूजन ना हो तो x पे पावर 3 है और यहाँ x पे पावर 6 है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, जैसे b टू द पावर 4 है और यहाँ b पे पावर स्क्वायर है, जब ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, अच्छा x पे पावर 7, यहाँ कोई नहीं है इसलिए ये एज इट इज हो जाएगा। a पे
ए पे पावर ऑलरेडी 6 है और यहाँ नीचे में पावर 3 है, घटा दो क्योंकि बाई में है, ये घट जाएगा। अच्छा जेड पे पावर यहाँ 7 है और ये 4 है। ठीक है, अब नीचे का टेंशन खत्म, नीचे अब कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर में इसको घटा दिया। हम लोग देखो अब आसानी से b टू दी पावर b स्क्वायर, x पे कोई पंगा नहीं है, a पे क्यूब हो गया और z पे भी क्यूब हो गया, ये आंसर आ गया, बट डी आसानी से। अब नॉर्मली हम लोग यहाँ से इसको काट के भी हटा सकते हैं, a पे पावर 3 था, यहाँ 3 कर देते, 3 चला गया और ये स्क्वायर है, ये 2 कर देते नॉर्मली, z पे ये है, यहाँ 3 कर देते। ठीक है, कोई बात नहीं, ये काफी सरल और समझने में आसान है, ये इस प्रोसेस से आप जाइएगा और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार टोटल हम लोगों ने 4 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। एक धनराशि पर 8 वर्ष और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपए है, यानी 8 वर्ष और 10 वर्ष किसी धनराशि को लगाया गया तो उसमें साधारण ब्याज जो मिला उसका अंतर 200 रुपए है। अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है, यानी दोनों कंडीशंस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, तो मूलधन कितना है? तो मूलधन कितना है, यानी कितना पैसा जो है साधारण ब्याज के पे लगाया गया था। तो सिंपली ये मूलधन का प्रश्न है, मूलधन पूछ रहा है तो हमको निकालना है मूलधन। तो मूलधन बराबर जनरली क्या होता है? ब्याज। तो यहाँ चूंकि ब्याज नहीं देकर ब्याज का अंतर है तो ये लिखेंगे ब्याज का अंतर गुना 100, ठीक है, बटे में हो जाएगा समय का अंतर गुना दर। बहुत आसान है। अब इस पे आप इसको बैठा दो, ब्याज के अंतर आपको पता है 200 है, गुना 100 हो जाएगा। समय का अंतर 10 माइनस 8 गुना दर कितना है? 10%। तो हम अगर इसको करें 200 गुना 100 बाई 2 इंटू 10, यानी वो धनराशि क्या हुई? मूलधन कितना हो गया? 1000 रुपए। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। फिर देखते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो लाभ का मान क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है और आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आप सीधे सीधे लाभ निकालना है, सॉरी, तो आप 360 का आप निकाल दीजिए 32%। अब आपको साइड में यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि सिर्फ लाभ का मान पूछा है तो आपको लाभ का मान आसानी से निकाल देना है, कुछ नहीं करना है। 360 रुपए का 32% आप निकाल दीजिए, वही होगी आपका मान, लाभ का मान। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले राउंड की तरफ, 7-8 क्वेश्चन नंबर पे। तो
तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 61, तो ab का मान क्या है? ab का मान क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है। सिंपल अपने फॉर्मूला पे जाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, क्योंकि भैया इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 9 9 का 81। कोई बात नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 61 दिया हुआ है, बराबर 2ab बराबर प्लस 81, 2ab बराबर हो जाएगा 81 माइनस 61, इसलिए 2ab बराबर कितना हो जाएगा 20, इसलिए ab इक्वल टू 20/2 यानी 10, यानी ab का मान क्या हो गया 10। समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। एक त्रिभुज है और उसका बीच का भुजा जो है, जो भुजा है BC, उसके मध्य बिंदु, उसका मध्य बिंदु M है। यानी पहले तो बना लिया जाए, सपोज दैट ये आपका त्रिभुज है ABC, इसका मध्य बिंदु जो है वो M है, मान लेते भाई। अब बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ABM, त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अरे जब इधर का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर का होगा तो ऑब्वियसली इधर का भी क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। इसलिए चूंकि ABM का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल जो होगा वो भी 18 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा, यानी त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल कितना है भैया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ये सारे प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो छाटकर इसके पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है, निकाला गया है, ढूंढ कर निकाला गया है। आप इसको स्टोर करें, इसी तरह का जो आपका पैटर्न है कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए प्लीज इसको आप एक जगह नोट करके रखें और बराबर प्रैक्टिस करें। ओके, ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की छूट दी जाती है, ठीक है। अब पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए? आप समझो, 25% का उसने ऑलरेडी छूट दे दिया। कितने प्रतिशत का छूट दे दिया? छूट ऑलरेडी उसने 25% का जो है का छूट जो है उसने क्या कर दिया? दे दिया, ठीक है। यानी कि हमको अभिष्ट वृद्धि मतलब कितना वृद्धि करना होगा, यानी हमको मूल्य में कितना वृद्धि, 25% इसने छूट दे दिया, ठीक है। और हमको वृद्धि कितना, अब 100 में 25% उसने क्या कर दिया? छूट दे दिया। तो हमको कितना प्रतिशत अभिष्ट वृद्धि, हमको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
तो 25 यानी जितना वृद्धि आपने छूट दिया वो लिखिए गुना 100 और बटा जितना छूट गया 100 में आप घटा दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। ये 25 इंटू 100 बाई 75, 25 या 75, 100 बाई आपका 3 बराबर 33.33%। एक उपाय और है, आप 100 मान लो, 100 का 25% निकाल लो, 75 हो गया। अब अभीष्ट वृद्धि आपको करना है तो आप चूंकि डिस्काउंट दे चुके हैं 25%, तो 25 बटा 75 गुना 100, ऐसा भी करके आप निकाल सकते हैं। सिंपली है, ये आसान है, आसान तरीका है, इसको आपको दिमाग में बिठा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान क्या है, बड़ा आसान है। सिंपली अगर हम लोग देखा जाए तो इसका मान क्या है, 2 का आप कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 हो गया। इन 2 को 6 बार गुना कर दीजिए और 15 को 2 बार गुना कर दीजिए, 15 15 225 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया और 289 हो गया। तो 289 हो गया तो किसका ये वर्गमूल है, शायद 17 का होगा। यानी ये 17 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो 10 प्रश्न हमारे गणित के भी समाप्त हो गए। इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रश्न रीजनिंग का किया। अब 10 प्रश्न हम जीके जीएस से देखेंगे। फटाफट मैं इस पे वन लाइनर टाइप में लिखूंगा और आप लोग उसको नोट कर लोगे, ठीक है, और उसको रिवीजन करते रहोगे। ओके, बीच बीच में मैं टेस्ट सीरीज आगे चलकर जितनी सुविधाएं मेरे पास बढ़ती जाएंगी मैं उसको जरूर चलाऊंगा। फिलहाल तो बस पढ़ाने पर फोकस करना, आपको पढ़ने पर फोकस करना है, ठीक है। इरेज करता हूं और जीके जीएस के प्रश्न और उसके उत्तर मैं लिख देता हूं, आप लोग उतार लें, नोट कर लें। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट राउंड में, यानी जीके जीएस के राउंड में। कुल 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्नों के उत्तर भी साथ में हैं। जैसे पहला प्रश्न है, विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ जो संगठन है उसकी स्थापना जो हुई थी 1946 में हुई थी। संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है। तो संगमरमर जनरली चूना पत्थर की उसका कायांतरित रूप है, यानी उस कायांतरित चट्टान है। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर कोटा स्थित है। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1939 यानी 1939 में शुरू हुआ था। कर्नाटक की संसदीय सीट यानी राज्यसभा की संख्या 12 है। राज्यसभा में संसदीय सीटों की संख्या जो है वो 12 है। किस राज्य की? तो कर्नाटक राज्य की। इथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा रहता है? मीठा होता है। किसका? इथेन गैस का। द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो सरोजिनी नायडू ने। किसने लिखी थी? सरोजिनी नायडू। तो बच्चों सबसे अच्छा होगा आप जीके जीएस का भी एक सेट अलग बना लो। मेरे जो भी मैं प्रश्न आपको, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, और या इससे पहले मैंने कुछ और प्रश्न दिए आपको, नोट्स दिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 10-10 प्रश्न मैंने ऑलरेडी दिया है। तो इस तरह के प्रश्नों का सीरीज चलता रहेगा। तो आप लोग इसको नोट करो, एक नोटबुक अच्छे से ले लो, उसमें आप लोग इसको अच्छे से जगह निर्धारित कर दो और इनको नोट करो और रिवाइज करते रहो इसको। अब देखो सॉरी, इस तरह के एग्जाम को क्रैक करने के लिए हर चीज को घोल के जैसे शरबत बना के पी लेना है, ठीक है। शरबत की तरह हर चीज को घोलना है। जीके जीएस घोलो पी लो, केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ घोल के पी जाओ, मैथ्स को घोलो पी लो, रीजनिंग को घोलो पी लो, कहीं कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना। अपने मन से खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो और नौकरी
ले लो। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों को जोड़े। धन्यवाद।